आखिर कैसे बना एक घर श्रापित? क्यों कहा जाने लगा मौत का घर, आत्माओं का अड्डा? आखिर कैसे एक 1.5 लाख रुपए में बना घर बन गया अनगिनत लोगों का कब्रिस्तान? कैसे एक छोटी सी जगह कन्वर्ट हो गई एक हॉन्टेड हाउस में? आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक पैरानॉर्मल विशेषज्ञ नंदिनी को अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा? ये कहानी है नंदिनी की। दोस्तों, 1.5 लाख घर कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है। ये एक ही जगह है जिसका इतना अजीब सा नाम है। उसी की ये एक डरावनी लेकिन सच्ची घटना की कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। 1.5 लाख घर कोई आम घर रहने की जगह नहीं है, बल्कि ये तो वो जगह है जो जिंदा निकल जाती है। इतिहास में दर्ज एक ऐसा घर, सिकंदराबाद की एक ऐसी जगह जिसके बारे में आम लोग बात करने से भी डरते हैं। हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां वक्त रुक जाता है। उसके बारे में बातें करने से पहले सांसें अटक जाती हैं और जहां लोग जाने की हिम्मत तो करते हैं, पर कुछ वापस लौट कर नहीं आ पाते। हैदराबाद की सीताफल मंडी में ऐसा ही एक बंगला खड़ा है जिसका नाम है 1.5 लाख घर। लोग कहते हैं ये सिर्फ पुराना घर है, लेकिन कुछ कहते हैं ये जीता जागता कब्रिस्तान है जहां लोग नहीं जानते थे कि अंदर ऐसा क्या है जो वहां जाकर लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन नंदिनी ने हिम्मत की, लेकिन उसकी कहानी अब सिर्फ दबी सांसों में बची है। तो चलिए, आज मैं आपको नंदिनी की कहानी बताती हूँ। वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं हैदराबाद के सीताफल मंडी एरिया के एक छोटे से घर के बारे में। ये जगह सिकंदराबाद के बिल्कुल नज़दीक है। नंदिनी एक 24 साल की एक डॉक्यूमेंट्री जर्नलिस्ट है जो हॉरर और मिस्ट्री जैसे विषयों पर काम करती थी। जब उसे सीताफल मंडी की इस भूतिया जगह के बारे में पता चला, तो वो उसके बारे में और जानने के लिए हैदराबाद आती है। उसे 1.5 लाख घर के बारे में सुनकर उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाने का ख्याल आया था। नंदिनी कभी इस बात पर यकीन नहीं करती थी कि कोई जगह सच में भूतिया हो सकती है। उसे लगता था कि ये सब अंधविश्वास है और भूत वूत कुछ नहीं होता, सब मन का खेल है। कैमरा साथ है तो डर कैसा? आमतौर पर जब एक जर्नलिस्ट ऐसी सोच के साथ आगे बढ़ता है तो वो बहुत सारे पर्दों को उजागर करता है। लेकिन यहाँ नंदिनी की कहानी ही पूरी पलट गई। अंत में उसे मानना पड़ा कि हैदराबाद आना और सीताफल मंडी के 1.5 लाख घर को देखना उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इस जगह के बारे में और उसके इतिहास के बारे में। लगभग 40 से 50 साल पहले सीताफल मंडी इलाके में एक अमीर व्यक्ति रहता था, जिसका नाम स्थानीय लोगों के हिसाब से लक्ष्मण था। लक्ष्मण ने इस घर का निर्माण करवाया था, जिसमें निर्माण खर्च 1.5 लाख लगा था। इसीलिए इस जगह का नाम पड़ा 1.5 लाख घर। लेकिन आज के 1.5 लाख नहीं, उस जमाने के 1.5 लाख। निर्माण पूरा होते ही परिवार ने पूजा करके इसमें शिफ्ट होने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही सब लोग घर पहुंचे, लक्ष्मण की पत्नी को हार्ट अटैक आया और उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से पूरा परिवार इतना डर गया था कि पूरे परिवार ने घर में प्रवेश करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो इस जगह को जैसे किसी की नज़र ही लग गई और ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगी कि वो घर पॉपुलर हुआ एक रहस्यमय जगह के तौर पर, जहां वास खुद मौत करती है। सन 1970 का दशक, जब हैदराबाद अपने पुराने किलों से निकलकर आधुनिक बंगलों की ओर बढ़ रहा था, उसी दौर में सीताफल मंडी की एक शांत कॉलोनी में एक अमीर बिजनेसमैन लक्ष्मण राव ने अपना सपना पूरा किया। एक भव्य बंगला बांधकर, जिसके लिए उसने खर्च किए थे 1.5 लाख। उस समय ये कीमत सुनकर लोग कांप उठते थे,
लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि एक मृत आत्माओं का जाल बनने वाला है। लक्ष्मण ने घर में शिफ्ट होने के लिए पूजा रखी थी, लेकिन पहली ही रात पूजा होते ही सारे परिवार की चीख एक साथ गूंज उठी। घर के उद्घाटन के दिन लक्ष्मण राव ने पूरे रीति रिवाज से पूजा करवाई। जैसे ही उनकी पत्नी ने अंदर पहला कदम रखा, एक अजीब सी हवा चली, घंटे की आवाज सुनाई देने लगी। पुजारी का चेहरा पीला पड़ गया और लक्ष्मण की पत्नी जोर से चिल्लाई। उसको क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो वहीं गिर पड़ी। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक आया है। लक्ष्मण की पत्नी की तो वहीं पर मौत हो गई, लेकिन जिसने भी उस दिन घर में मौजूद उस ठंडी लहर को महसूस किया था, वो जानता था कि ये कोई आम मौत नहीं थी। समय बीता, लेकिन लक्ष्मण इस सदमे से कभी उभर नहीं सका। उसे अपना घर छोड़ दिया और किराए पर चढ़ा दिया। पहला किराएदार एक स्टूडेंट था। तीसरे ही महीने उसकी लाश पंखे से लटकती मिली। मौत की वजह तो पता नहीं चली, लेकिन पीएम रिपोर्ट आई तो पता चला कि किसी मानसिक तनाव की वजह से उस स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद दूसरा परिवार किराए पर आया, जिसमें 3 सदस्य थे। 2 महीनों में पति की गाड़ी सड़क हादसे में उलट गई। उसकी मौत हो गई। पत्नी ने खुद को आग लगा ली और बेटी बालकनी से गिरकर मर गई। कोई नहीं बचा, पूरा परिवार मारा गया। क्या इतनी सारी मौतें इस घर में आने के बाद होना कोई इत्तेफाक था, या लोगों की जिंदगी कोई अदृश्य शक्ति कंट्रोल कर रही थी और उनकी मौत का कारण बन रही थी? नंदिनी तो इस घर की कहानी से आकर्षित हो गई थी। उसने अपना बैग पैक किया और हैदराबाद जाने के लिए निकल पड़ी। जब वो सिकंदराबाद पहुंची तो उसको व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से एक ग्रुप में ऐड किया गया, जिस ग्रुप में भूत प्रेतों और आत्माओं की कहानियां लोग शेयर कर रहे थे। न किसी का डीपी दिखता, न किसी का नाम, बस कुछ अनजान मोबाइल नंबर से ग्रुप मेंबर्स ये कहानियां शेयर कर रहे थे। नंदिनी ये देखकर दंग रह गई, लेकिन उसको एक जिज्ञासा भी थी कि आखिर ये ग्रुप है कहाँ का और हैंडल कौन कर रहा है। फिर भी असहजता के साथ उसने ग्रुप में आई आखिरी गूगल लिंक को ओपन किया, तो वो कहानियां उसी जगह के बारे में थी जहां के लिए नंदिनी निकल रही थी। 1.5 लाख घर। उसने उन कहानियों के बारे में पढ़ा। पहले तो वो गहरी सोच में पड़ गई कि ऐसा इत्तेफाक कैसे हो सकता है कि आज जब वो उस जगह से मात्र कुछ किलोमीटर दूर है, तब उसको कोई एक ग्रुप में ऐड करता है और यही कहानियां उसको भेजी जाती हैं। नंदिनी ने डरते हुए थोड़ा पढ़ा और खुद को समझाया, भूत वूत कुछ नहीं होता और ये बस एक इत्तेफाक है। लिंक पर उसने 2 कहानियां पढ़ी। दोनों ही 1.5 लाख घर के बारे में थी। ये 2 डरावनी कहानियां विस्तार से स्थानीय लोगों द्वारा शेयर की गई थी। बाइक सवार दोस्तों का सामना हुआ आत्मा से, ये थी पहली कहानी। एक लोकल ने बताया कि 1.5 लाख घर सीताफल मंडी में है। मेरे कुछ दोस्त रात को बाइक पर उस घर के पास गए थे। रास्ता सुनसान था। जैसे ही वो घर के सामने पहुंचे, बाइक अपने आप बंद हो गई। हंसी ठिठोली करते हुए उन्होंने फिर से स्टार्ट करने की काफी कोशिशें की, लेकिन बाइक दोबारा नहीं चली। अचानक घर के अंदर से अजीब सी महिला की हंसी सुनाई दी, जो काफी खौफनाक थी। दोनों दोस्त डर कर वापस मुड़ गए और जैसे ही दूर पहुंचे, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बाइक का अपने आप बंद हो जाना, किसी की हंसी सुनाई देना और वहां से निकलते ही बाइक का अपने आप शुरू भी हो जाना, ये तीनों संकेत थे किसी अलौकिक शक्ति की मौजूदगी के। दूसरी कहानी थी 3 औरतों की लाश और चोर। एक लोकल ने बता रखा था कि इस घर में रहने वाली एक बूढ़ी औरत और उनकी 2 बेटियां कई दिनों तक गायब थी। कोई नहीं जानता था कि वे जिंदा हैं कि मर गए थे। फिर एक रात एक चोर घर में घुसा, लेकिन जैसे ही अंदर पहुंचा
तीनों की सड़ी हुई लाशें उसको मिली। लाशें ऐसी हालत में थी कि माँ की लाश जमीन पर थी, एक बेटी की गर्दन कटी हुई थी, दूसरे की आंखें बाहर निकली थी, और सबसे डरावनी बात थी कि उनके आसपास पवित्र राख और नींबू मिर्ची जैसी चीजें फैली थी, जैसे किसी तांत्रिक काला जादू और तंत्र मंत्र का हिस्सा हो। उस परिवार के बारे में लोग बताते थे, अब अफवाह थी या हकीकत ये तो नहीं जान पाया, लेकिन लोग कहते थे कि माँ किसी जादू टोने की दीवानी थी और उसने अपनी बेटियों को आत्म बलिदान में झोंक दिया था, मतलब उनकी नर बलि दे दी थी। शवों की दुर्गंध इतनी भयानक थी कि पुलिस को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। चोर की गवाही पर ही ये मामला खुला। कोई सुसाइड नोट या हत्या के संकेत नहीं मिले। यही इसे बहुत रहस्यमय बनाता है। आप सोचिए, आखिर एक चोर को किसी के घर चोरी करते समय खुद पुलिस को बुलाना पड़ा। ये सब पढ़कर नंदिनी का दिमाग एकदम से घूम गया। उसने अपनी जर्नी शुरू की हैदराबाद के लिए। नंदिनी इसके पहले काफी हॉरर जगहों पर जा चुकी थी और अपनी रिसर्च कर चुकी थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसके पैर कांप रहे थे, दिमाग मना कर रहा था और दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, अगर ये सब सच हुआ तो मुझे जाने से पहले लोगों से बात कर लेनी चाहिए। नंदिनी ने एक कैब लिया और थोड़ी देर कैब में बैठने के बाद जैसे ही गाड़ी शहर से बाहर निकली, ड्राइवर से बात करने की कोशिश की। अंकल, आप यहीं रहते हैं? हाँ बेटी, बोलो, क्या काम है आपको? नहीं अंकल, कुछ नहीं। नंदिनी डर रही थी कि कहीं वो ड्राइवर उसे वहीं पर उतार न दे। फिर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछ ही लिया, अंकल, मैं जानना चाहती हूँ 1.5 लाख घर के बारे में। अंकल ने सीधे ही गाड़ी साइड में रोक दी और चौंक कर पीछे मुड़कर पूछा, क्या कहा? क्या जानना है और क्यों जानना है उस भूतिया बंगले के बारे में? नंदिनी ने सोचा, अगर मैंने सच बताया कि मैं वहां जाना चाहती हूँ तो ये मुझे पूरी कहानी नहीं बताएंगे। नंदिनी ने जुगाड़ लगाकर पूछा, अंकल, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, बस एक आर्टिकल लिखना है, तो अगर आपको कुछ पता हो और बताने में दिक्कत ना हो तो। फिर अंकल ने गाड़ी शुरू की और बताना शुरू किया, सुनो बेटा, लक्ष्मण ने घर को किसी छात्र को किराए पर दिया था उसकी पत्नी के गुजर जाने के बाद, लेकिन वो छात्र भी आत्महत्या करके मर गया। फिर वहां कुछ और परिवारों ने रहने की कोशिश की, लेकिन उनमें भी कई सारे खुद ही अपनी जान ले बैठे। कुछ लोगों ने बताया कि एक महिला ने खुद को आग लगाई तो किसी ने फांसी ली। कई सारे लोगों को अलौकिक अनुभव हुए, रहस्यमयी आवाजें सुनाई दी और अजीब सी आकृतियां दिखाई दी। स्थानीय निवासियों और राहगीरों ने भी काफी सारे अनुभव बताए हैं, जैसे कि रात में और दिन में भी घर के आसपास से महिला की आवाज सुनाई देती है। घर के आसपास अजीब चुप्पी महसूस होती है। अचानक बिजली गुल हो जाती है। साइकिल की चेन फंस जाना और कुत्तों का भौंकना जैसे घटनाएं रेगुलर होती हैं। कल ही कुछ लोगों ने सफेद साड़ी वाली औरत को कुछ सेकंड के लिए बालकनी में निकलते देखा था। कोई नहीं जानता था कौन थी वो। इतना ही नहीं बेटा, स्थानीय ब्लॉगर्स और यूट्यूब चैनल्स वाले भी अक्सर वहां जाते हैं और बताते हैं कि उन्हें परेशान करने वाली अनियमित गतिविधियां उनके कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। बात करते करते नंदिनी अब हैदराबाद पहुंच चुकी थी। उसने एक ऑटो की, अंकल, क्या सीताफल मंडी ले चलोगे? चलो बेटा। वो ऑटो वाला उसे सीताफल मंडी पहुंचा गया। वहां उतरकर नंदिनी ने एक होटल किया, अपने कमरे में गई और सर पकड़कर बैठ गई। यार, ये सब सच होगा क्या? 3 दिन की छुट्टियों के साथ में यहाँ आ तो गई, अब क्या करूं? रात होने को आई थी और नंदिनी सोच में पड़ी थी, क्या करना चाहिए। जैसे तैसे करके वो सीताफल मंडी के उस भूत बंगले के पास गई। आज उसकी इस जगह पर पहली रात थी।
उसने महसूस किया कि एक अजीब सी खामोशी है। आसपास लोग नहीं हैं। नंदिनी अपना कैमरा लेकर उस घर में घुसने की तैयारी करती है। तभी वो देखती है कि दरवाजा खुद ही खुल जाता है, जैसे किसी ने उसे आने का न्योता दिया था और बड़ी बेसब्री से इंतजार किया हो। घर के अंदर जैसे ही नंदिनी ने पाँव रखा, उसे एक हल्की सी ठंड का अनुभव हुआ। वहां अंदर जाकर उसने देखा, दीवारों पर काले चिट्ठे लगे थे, जैसे दीवारों पर बुझे दिए जैसी कालीख हो। और उसने देखा कि घर के हर कोने में एक अजीब सी चुप्पी है, जो चीखने जैसी लगती है। नंदिनी थोड़ा अंदर गई और उसी बालकनी के नजदीक पहुंची जहां हाल ही में लोगों ने आत्मा को देखा था। बालकनी में एक पुराना झूला जो बिना हवा के हिल रहा है, मानो अभी ही कोई उस पर से उठा था और नंदिनी को कह रहा था, आओ तुम भी बैठकर देखो कैसा लगता है। नंदिनी ने सोचा, चलो इन सब चीज़ों को जल्दी ही शूट कर लेती हूँ, इससे पहले कहीं भागने की नौबत आए। थोड़ी देर में उसकी सांसें फूलने लगी और वो सोचने लगी कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रात होते होते नंदिनी ने अपनी घड़ी देखी और पाया कि वो 1 घंटे पहले अपनी होटल से निकली थी और अब तो काफ़ी देर हो गई थी। तो वो वापस जाने लगती है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके कैमरे में एक अजीब शोर कैद हो गया है, जैसे कोई औरत धीरे धीरे रो रही हो, चिल्ला रही हो। वो घर के मेन गेट के पास पहुंची तो उसने पाया कि दरवाजा खुला था, जैसे कोई अंदर बाहर आने जाने के लिए खोलता है। वो बाहर निकली और बिना पीछे मुड़े अपने रूम की ओर जाने लगी। तभी रास्ते में वो सोच रही थी, कोई तो है, ये दरवाजे ऑटोमेटिक थोड़ी है, लेकिन अच्छा है मुझे कुछ नहीं हुआ, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता। अपने रूम में आकर रात के 1 बजे नंदिनी ने लैपटॉप पर अपने कैमरे में रिकॉर्ड चीज़ों को देखना शुरू किया। तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसने जो देखा वो अविश्वसनीय था। कैमरा रिकॉर्डिंग में कुछ छोटे मोटे जीव जंतु उड़ रहे थे। उसी बीच नंदिनी को आवाज़ें सुनाई देने लगी, कुछ डरावनी आवाज़ें जो उस वक्त जब वो वहाँ थी तो तब वो उसे नहीं सुनाई दे रही थी। वो उन आवाज़ों को सुनकर विचारों में खो गई और अचानक ही स्क्रीन पर कोई सफ़ेद परछाई काफ़ी तेज़ी से गुजरी। वो देखकर नंदिनी डर गई। उसने अपने कैमरे को लैपटॉप से अलग किया, सब बंद किया और बाथरूम चली गई। वो काफ़ी डर रही थी। थोड़ी देर नहाकर आकर वो सो गई। दूसरा दिन हुआ। सुबह उसका डर जा चुका था। उसने अपने कमरे की बालकनी से उस जगह को देखा, बिल्कुल शांत। न कोई पक्षी थे वहां, न कोई इंसान दिख रहे थे। नंदिनी बोली, अरे कितनी अजीब सी जगह है। फिर वो लैपटॉप लेकर इंटरनेट पर पढ़ने लगी कि पहली मृत्यु हुई थी लक्ष्मण की पत्नी की, फिर उसके एक किराएदार स्टूडेंट ने खुदकुशी कर ली। एक परिवार की अजीबोगरीब तरीके से मौतें होने लगी। कुछ किराएदार मानसिक रोगी बन गए। बहुत सारे लोगों के ऊपर आत्माओं का हमला भी हुआ। कुछ लोगों को अलौकिक अनुभव हुए और एक आदमी ने महिला की आवाज़ सुनी। सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा भटकती दिखाई दी और जब उसने उसका पीछा किया तो अचानक अंधेरा हो गया। कुत्ते भौंकने लगे और वो आदमी कभी मिला ही नहीं। दूसरी रात जब नंदिनी वहां गई तो आज उसके पास एक हाथ में डंडा था, सेल्फ डिफेंस वाला डंडा। उसने सोचा, भले ही मैं इससे आत्मा से लड़ नहीं सकती, लेकिन इससे हिम्मत नहीं टूटती। जब वो दरवाजे के पास पहुंची तो दरवाज़ा बंद था। वही दरवाज़ा जो कभी भी बंद नहीं होता, वो आज बंद दिखाई देने लगा। मन ही मन नंदिनी मजाक बनाने लगी कि आज इस घर की छुट्टी है क्या। आज भी वो अकेली उस घर में जाना चाहती थी। धीरे से दरवाज़ा खुला, लेकिन बस थोड़ा ही खुला। इससे नंदिनी को डर लगा। वो मन में सोचने लगी, शायद कोई शक्ति तो है, बस मुझे दिख नहीं रही। अगर इस दरवाजे का अपने आप से खुलने के दृश्य में लोगों तक पहुंचा दूंगी तो बवाल मच जाएगा। कल मैं कैमरा ऑन करके ही आऊंगी। नंदिनी दरवाजे को डरते हुए छूती है तो उसे वो काफ़ी ठंडा लगता है।
और वो उसे धक्का देकर पूरा खोलती है और अंदर जाती है। और जब अपनी उंगलियों को देखती है तो वो ठंड की वजह से सुन्न पड़ गई थी। आज नंदिनी एक कमरे में जाती है जहाँ सबसे पहली आत्महत्या हुई थी। चलो उस कमरे में जाती हूँ, शायद कोई ऐसा संदेश मिल जाए जिससे पता चल सके कि आखिर उस बेचारे स्टूडेंट ने खुद को फांसी क्यों लगा ली। कमरे में जाकर नंदिनी कैमरा सेट कर रही होती है, तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वो कमरे में अकेली थी। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनकर वो डर के पीछे मुड़ी और देखा कि दरवाज़ा बंद है और अंदर से वो पूरा काला है। कौन है? कौन है? नंदिनी पीछे की ओर चलने लगी और अपने कैमरा को पकड़ लिया। डर से उसका हाल बेहाल था। उसने धीरे से कैमरा उठाया, स्टार्ट किया और उससे पूरे रूम को देखने लगी, लेकिन कमरे में कुछ नहीं था और कैमरे में भी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसका ध्यान कैमरे में था। तभी एक ठंडी सांस नंदिनी की गर्दन पर महसूस होती है। ऐसा लगा जैसे कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका की गर्दन पर हल्की सी ठंडी सांसों से फूंक मार रहा हो। इससे तो नंदिनी की चीख निकल गई। क्या था ये? क्या था? कौन हो तुम? वो पलटती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है। जब उसने अपना कैमरा देखा तो उसमें एक वॉइस रिकॉर्ड हो गई थी। उसने उसे प्ले किया तो सुनाई दिया, क्यों आई हो? उसकी सांसें फूलने लगी और वो सफोकेशन की वजह से बेहोश होने लगी। लेकिन दरवाज़ा खुल गया और वो देखते ही नंदिनी भागी और सीधे ही अपने होटल जाकर कमरे में आकर बैठ गई। जब उसने अपना कैमरा रिकॉर्डिंग को देखा तो एक सफ़ेद आकृति थी और उस आवाज़ के साथ वो हिल रही थी, जिससे ये साबित हो गया था कि नंदिनी को उसी सफ़ेद परछाई ने पूछा था कि वो वहाँ क्यों आई थी। पूरी रात नंदिनी ने अपने कमरे की लाइट्स ऑन रखी क्योंकि उसे सुबह तक नींद ही नहीं आई। वो बहुत थक गई थी और सुबह सो गई और सीधा ही दोपहर के 4 बजे उसकी नींद खुली तो लैपटॉप उसका ऑन था और एक वेबसाइट खुली थी। उसे याद आया कि रात में उसका लैपटॉप ऑन है। जैसे उसने बंद करने की कोशिश की, उसको उस वेबसाइट में काफ़ी अजीब चीज़ दिखाई दी। एक ब्लॉग था जिस पर सिर्फ इसी जगह के बारे में लिखा था, लेकिन नंदिनी ने तो लैपटॉप में कभी ये सब सर्च भी नहीं किया था। उसने पढ़ा कि ग्रेटर हैदराबाद के जीएचएमसी ने इस भूतिया घर को ध्वस्त करने की मंजूरी दे दी है क्योंकि काफ़ी सारी अफवाहें सामने आ रही हैं, जैसे कि 1.5 लाख घर में होती हैं दिल दहला देने वाली घटनाएं। काफ़ी सारी शुरुआती मृत्यु ने घर को अवैध बना दिया। 2-3 आत्महत्या या अप्राकृतिक मृत्यु ने लोगों में डर पैदा कर दिया है। रहस्यमय घटनाओं की आवाज़ें आना, जैसे भूत प्रेत प्रेतात्माओं के होने की आवाज़ें, छलावे, सफ़ेद आकृतियाँ और काली परछाई दिखने लगी है। इन्हीं कारणों की वजह से जीएचएमसी द्वारा कुछ समय पहले इस भूत बंगलों को हटाने की मंजूरी पेश की है ताकि स्थानीय लोगों का भय कम हो सके। ब्लॉग में विस्तार से लिखा था कि एक शानदार घर जो नाम मात्र में एक समारोह था, लेकिन उसे भूतिया बंगले की श्रेणी में ला दिया गया। कारण थे ट्रेजेडिक सुसाइड, लोगों के गायब होने की घटनाएं और कुछ के ऊपर इस जगह के नज़दीक से गुजरते हुए हमले। स्थानीय लोगों में डर का माहौल है क्योंकि उनको रात की आवाज़ें और सफ़ेद साड़ी वाली छाया देखकर बहुत डर लगता है। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी बढ़ गई है कि लोगों के साथ लिटरली फिजिकल एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और अकस्मात बढ़ने लगे हैं। रात का सन्नाटा इतना डरावना होता है कि आसपास से निकलने वाले को फीवर हो जाता है। रोशनी अभी भी इस घर को रोशन नहीं कर पा रही है। चमकती हुई आकृतियाँ दिखती हैं, बर्फ जैसी ठंडक, और ये सब मिलकर इसे एक भयानक घर बनाते हैं। ये सब पढ़कर नंदिनी के पैर अपने होटल के रूम में भी कांपने लगे क्योंकि कोई भी म्यूनिसिपैलिटी ऐसे ही किसी घर को अफवाहों के चलते गिरा नहीं सकती। सही जांच के बाद ही घर गिराया जाता है। मतलब कि जीएचएमसी का निर्णय घर को तोड़ने का ये कोई आम घटना नहीं थी।
लेकिन क्या इससे आत्माएं शांत होंगी या फिर वहां कुछ अटूट रहस्य जिंदा रहेगा? ये सवाल फिर भी जिंदा रहेगा। नंदिनी को इस सवाल ने परेशान कर रख दिया था। वो सोचने लगी, आज तो मेरी छुट्टियों का आखिरी दिन है, कल मुझे जाना है वापस। क्यों ना एक बार जाकर और सबूत ढूंढने की कोशिश करूं। आज थी तीसरी रात। अब बिना सबूत इकट्ठा किए वापसी का रास्ता नहीं था, तो नंदिनी निकल पड़ी। वो डरती हुई घर के सामने खड़ी थी। दरवाजा पहले की ही तरह खुला था, लेकिन नीचे से ही एक संदेश मिल गया। जैसे ही नंदिनी ने अंदर जाने के बारे में सोचा, उसे बालकनी में एक सफेद परछाई दिखाई दी। उसको ऐसा लगा जैसे कोई बादल जमीन पर उतर आया हो, बहुत ही छोटा सा चमकता बादल। अरे वो क्या है? वो सोचती है, बस आज की रात हिम्मत कर लो, फिर चली जाऊंगी। अचानक से वो सफेद परछाई टूटकर बिखर गई और हर जगह कोहरा छा गया, लेकिन बालकनी साफ थी। नंदिनी ने डरते हुए घर में प्रवेश किया। थोड़ा घूमी, उसे पता था कि आधी रात हो गई है। अचानक से जो छोटे नाइट लैम्प जल रहे थे वो भी बंद हो गए, क्योंकि बिजली चली गई थी। नंदिनी ने अपना फोन निकाला और टॉर्च चालू की, तो स्क्रीन पर देखा कि मोबाइल नेटवर्क गायब है। ये कैसे हो सकता है? नेटवर्क तो आना चाहिए। कहीं ये जगह नेटवर्क से दूर तो नहीं? कहीं ये दूसरी दुनिया से तो जुड़ी नहीं? ऐसे डरावने ख्यालात नंदिनी के पसीने छुड़ा रहे थे। बालकनी वाले कमरे की दीवार पर लिखा होता है, जो अंदर आता है वो यहीं रहता है, अंदर मत आना। नंदिनी ने इस बात को नजरअंदाज करके रूम का दरवाजा खोला। अंदर देखते ही उसने देखा, एक सफेद साड़ी वाली औरत बालकनी की ओर देख रही है। नंदिनी ने अपने कैमरे से उसको देखा, तो कैमरा काम करना ही बंद कर चुका था। नंदिनी की हरकतों से वो नंदिनी की ओर मुड़ी। उस रात नंदिनी पहली बार उस महिला को देख रही थी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल, खून से सनी हथेली और उसकी लाल आंखें, जैसे उसमें कई लोगों की मौतें बसी हो। नंदिनी की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे डर लग रहा था और साथ ही आश्चर्य भी हो रहा था। वो भूत या आत्मा या कोई छलावा जो भी था, वो उस औरत का था जिसको सड़क से काफी लोगों ने देख रखा है। वो पास आती है और नंदिनी के कान में फुसफुसाती है, अब तो भी मेरी कहानी बनेगी। ये सब देखकर नंदिनी एकदम से सुन पड़ गई थी, जैसे उसको लकवा मार गया हो। धीरे धीरे उसको चक्कर आने लगे। उसकी हिम्मत नहीं हुई उस सफेद साड़ी वाली औरत के सामने देखने की, लेकिन फिर भी वो साइड में मुड़ी और देखा, तो वो उसको ही देख रही थी। नंदिनी के हाथ से कैमरा गिर गया और वो गिरकर बेहोश हो गई। सुबह तक वो बेहोश पड़ी रही। उसके एक हाथ और एक पैर से चमड़ी उधेड़ी गई थी, मानो उसे बाइक या किसी गाड़ी से गिरते वक्त चोट आई हो। ऐसे निशान थे। अपनी स्किन फटने की वजह से जो जलन उसे हुई, उस वजह से वो होश में आई। नंदिनी जल्दी से खड़ी हुई, लेकिन वो ठीक से वजन देकर चल नहीं पा रही थी। उसने जैसे तैसे करके सारी चीजें इकट्ठा की और लंगड़ाते हुए खड़ी हुई। ये मुझे क्या हो गया है? क्या मैं पूरी रात यहीं पर थी? और ये मुझे चोट कैसे आई? उसने अपने हाथ से टपकते खून को देखा और डर के मारे जल्दी से अपनी चुन्नी फाड़ी और एक टुकड़ा हाथ में बांध दिया और दूसरा टुकड़ा अपने पैरों पर लगा दिया और भागी होटल की तरफ। सुबह के करीब 8 बजे होटल का रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर दंग रह गया। मैम, आपको क्या हुआ है? आप पूरी रात बाहर थी क्या? और ये सब क्या हुआ है? हाथ में कैमरा, पैर और हाथों में चोट की वजह से खून, और अभी तक नंदिनी ने अपना चेहरा तो देखा ही नहीं था। वो जल्दी से बोलने लगी, अरे कुछ नहीं, बस मैं आते वक्त गलती से गिर गई थी। आई एम ओके, ड्रेसिंग करवा लूंगी। इतना बोलकर नंदिनी अपने रूम में आई, सब रखा और बाथरूम में गई। वहां जाकर उसने पैरों से उसकी जमीन ही खिसक गई। उसने चेहरे को देखा तो जगह जगह नोच के निशान, खून के जमे हुए छींटे।
और वो देखकर उसे चेहरे पर जलन महसूस हुई। किसी तरह वो नहाई, अपना बैग पैक किया, चेकआउट करके घर लौट आई। आते ही उसने पहले अपना इलाज करवाया। करीब 21 दिनों तक उसको रिकवरी ही नहीं आ रही थी। चोट के निशान वैसे के वैसे ही रहते थे। काफी ट्रीटमेंट के बाद वो ठीक हुई। फिर एक दिन उसने अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा करके सब कुछ बताया। 3 दिन उसने कैसे बिताए, क्या क्या देखा और आखिरी दिन उसकी क्या हालत थी, वो उसने बताया। लेकिन जब उसने उसका कैमरा मांगा गया तो उसने कहा, आप सब क्या ये देख पाएंगे? फिर तय हुआ कि दूसरे दिन वो पूरी दुनिया के सामने कैमरे में जो कैद हुआ था वो रखने वाली थी। रात के 2:30 बजे तक उसने सबके साथ वीडियो कॉल पर बात की और सुबह उसको 9 बजे लाइव आकर सबको सब बताना था। लेकिन अगली सुबह उसके परिवार को मिला एक खाली कमरा और बस एक डायरी। ना नंदिनी, ना उसका कैमरा कमरे में या घर में कहीं भी थे। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो घर वाकई में खाली था। उस घर में कोई नहीं था, ना नंदिनी, ना उसका कैमरा, ना कोई शव। सिर्फ एक पुरानी डायरी मिली है जिसके अंतिम पन्ने पर लिखा था, मैं नंदिनी हूँ और अगर कोई ये पढ़ रहा है तो कभी 1.5 लाख घर पर मत आना। ये घर जिंदा है और अब मैं भी उसका हिस्सा बन चुकी हूँ। एकदम से उस घर से लौटने के बाद 22वें दिन नंदिनी अपने घर से ही ओझल हो गई। उसका कैमरा भी किसी को नहीं दिखा और किसी को कुछ पता नहीं चला क्या हुआ उस कमरे में, क्या हुआ उस रात और उस कैमरे में क्या कैद हुआ था, वो भी कोई जान नहीं पाया। 1.5 लाख घर आज भी वहीं खड़ा है, ना बिकता है ना किराए पर दिया जाता है। जो वहां जाता है सिर्फ एक इतिहास बनकर रह जाता है। और अब वो लड़की, वो नंदिनी, वो भी लोगों की कल्पनाओं में खो गई। कहाँ गई, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। उसका परिवार फूट फूट कर रोया। 1.5 लाख घर सांस लेता है। अंधेरे में रात में घर से महिला की सिसकियां, चूड़ियों की आवाज और अजीब सरसराहट आती है। कुत्ते उस घर के आगे आते ही जोर जोर से भौंकते हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने रात के 2 बजे एक औरत को सफेद साड़ी में छत पर घूमते देखा जो गायब हो गई। कुछ कहते हैं एक बार घर के पास से गुजरते वक्त उनकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई थी और ठंडी हवा में किसी ने उनकी गर्दन पर सांस फूकी और जब देखा तो वहां पर कोई नहीं था। पड़ोसियों ने उस घर को मौत का बंगला कहना शुरू कर दिया है। बच्चों को वहां आसपास खेलने से मना किया गया है। घरों की खिड़कियां उस दिशा में हमेशा बंद रखी जाती हैं। 50 सालों से ये बंगला ऐसे ही खड़ा है, वीरान मगर जिंदा। जो कोई अंदर जाता वो लौट कर नहीं आता या फिर पागल हो जाता। कहानी ऐसी है कि मैंने तो सिर्फ दरवाजा खोला पर लगा किसी ने मुझे अंदर खींच लिया हो। तो ये थी उस 1.5 लाख बंगले की कहानी, यानी 1.5 लाख घर की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और लोगों तक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले ऐसी ही और नई कहानियों को सुनने के लिए। इसमें आपका सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा था ज़रूर बताना। और अगर आपके पास कोई भी ऐसी ही सच्ची घटना की कहानी है तो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हम आपकी कहानी को लोगों तक पहुंचाएंगे। हमारी आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं मद्रास के एक और ही भूतिया स्पॉट के बारे में, एक हॉरर रोड के बारे में, एक सच्ची और डरावनी कहानी। मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्दी उस नई और सच्ची डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और ऐसी हॉन्टेड जगहों पे जाने से बचिए, क्योंकि बिना सच्चाई जाने कहीं भी ऐसे ही जाना
कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। तो मिलती हूँ आप सभी से बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।